गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 45 में। और विज्ञान के इस कार्यपत्रक में हम अपने जो चैप्टर चल रहा है आवर्त सारणी वाला, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस कार्यपत्रक में हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। दो चीज़ें बात करेंगे, उपलब्धियां और मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। देखिए, मेंडलीफ के बारे में आप सब पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि मेंडलीफ ने एक बड़ी अच्छी सी आवर्त सारणी बनाई, जिसके अध्ययन करके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर एक ऐसी आवर्त सारणी बनाई जिसकी वजह से उनको आवर्त सारणी का जन्मदाता बोला गया। और इसलिए हम यहाँ पर उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियाँ आवर्त सारणी से दी हैं। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे उनकी सीमाओं की, क्योंकि मैंने पिछली वर्कशीट में ये डिस्कस किया था कि उनकी आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गई थी। तो एक नज़र हम उनके प्रीवियस जो पिछली वर्कशीट थी जिसमें उनके बारे में लिखा हुआ था कि आवर्त सारणी के लिए उन्होंने क्या किया था, उस पर बात करेंगे। एक बार हम आवर्त सारणी को देखेंगे और फिर बाद में बात करेंगे उपलब्धियां और सीमाओं की। तो आइए देखते हैं कि पहले हमने कुछ जो बातें की थी उनके बारे में। देखें, मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेंडलीफ ने क्या बोला था? मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वस्तंभ को समूह व 36 पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। ये बातें हम कर चुके थे कि ऊपर से नीचे जो कॉलम होते हैं उनको हम समूह कहते हैं, और जो बाएं से दाएं कॉलम होते हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। उपलब्धियों की और सीमाओं की बात करने से पहले हम चलते हैं इनके जो हमारे पास में है, इनकी जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में बातें करते हैं। देखिए बच्चों, आवर्त सारणी ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ स्थान वहाँ पर खाली छोड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर खाली है, यहाँ खाली है, बहुत सारी जगह पर खाली हैं। कहीं पर यहाँ पर देखिए एक तत्व है, दूसरा तत्व है, यहाँ पर खाली है। तो कई जगह उन्होंने खाली छोड़ी हुई हैं। तो मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ सूत्र बनाए, जैसे कि R2ORH, यानी कि ऑक्साइड के साथ में जो इस कॉलम में जितने भी तत्व आएंगे वो ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएंगे? R2O। और बनते भी हैं, हमने इसके बारे में बात पहले की थी। दूसरी जो बात है कि अगर हाइड्राइड के साथ में, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में जब ये वाला कॉलम तत्व बना ये वाले जो तत्व होते हैं जब ये यौगिक बनाएंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? RH होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं Li की तो LiH होगा, NaH होगा, इस तरह से। और R2O की अगर बात करें तो इसके हिसाब से क्या होगा? Li2O होगा, Na2O होगा। तो ये जो बातें हैं ये उन्होंने कुछ सूत्र के रूप में हमें बताई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सारणी है, आवर्त सारणी है मेंडलीफ की, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हम अपनी वर्कशीट पे चलेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ कमियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए, इसमें एक तो बहुत सारे स्थान खाली छोड़े गए थे, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ बताया, यहाँ बताया। इसका मतलब क्या है कि उसने एक हिंट पहले ही दे दिया था कि आने वाले समय में कुछ नए तत्वों की खोज हो सकती है, और जो नए तत्व आएंगे वो इन जगह पर आ सकते हैं। ये खाली जगह है, यहाँ पर आ सकते हैं, ये खाली जगह है, यहाँ पर आ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ खाली जगह उन्होंने छोड़ी थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि यहाँ पर नए तत्व जो ईजाद होंगे, जिनकी खोज होगी, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक हिंट दिया, यानी कि आने वाले समय के लिए वैज्ञानिकों को कुछ प्रेरणा दी गई कि वो नए तत्वों की खोज कर सकते हैं। इस धरती पर और भी तत्व हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। तब तक 63 थे, आपको पता है कि अब तक 118 हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि नए तत्व जब आएंगे तो वो आवर्त सारणी में कहीं ना कहीं तो स्थान बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही उस जगह पर काम किया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि खामियों की तरफ चलते हैं। देखिए खामियां क्या थी? खामियां इसमें से 3-4 की हम बात करते हैं। देखो, अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो देखिए इसके अंदर जो बात बताई गई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है
कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप साफ साफ देखिए कोबाल्ट और निकल के बीच में। बच्चों, मेंडलीफ ने ये बोला था कि जो आवर्त सारणी मैंने बनाई है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बढ़ता क्रम है ही नहीं। यहाँ पर कोबाल्ट को जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो 58 यानी कि 58.93 है, और निकल का क्या है, निकल का है 58.71, यानी कि बाद में जो आ रहा है उसका परमाणु द्रव्यमान कम है और जो पहले आ रहा है उसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है। ऐसा सिर्फ एक ही केस नहीं था, और भी केस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेलेरियम और आयोडीन को देखिए, यहाँ पर टेलेरियम का 127 है और आयोडीन का 126.90 है। इसका मतलब यहाँ भी गड़बड़ हुई है। और भी अगर हम बात करते हैं तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ क्रोमियम और मैग्नीज के बारे में, क्रोमियम का कितने हैं 50 हैं और मैग्नीज का 54 है। तो इस तरह से इस आवर्त सारणी में उसके द्वारा बनाया गया जो नियम था कि जो आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है, उनके बढ़ते क्रम के आधार पर किया गया है, वो गलत हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इसमें कमियां थी। दूसरी जो बात होती है कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था, उसकी बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में दोनों के गुण होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको जो आवर्त सारणी है उसको ध्यान से देखें। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले उसको धातुओं के साथ दिया गया है। तो धातु के साथ देने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, हाइड्रोजन तो गैस की तरह काम करता है, एक गैस है। धातु तो आपको पता है कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर उस कॉलम में रख दिया जहाँ पर धातुएं होती हैं। और इसके गुण कुछ ना कुछ हैलोजन फैमिली से भी मिलते हैं, दोनों तरह के गुण इसके पास होते हैं। यानी कि ये इनकी तरह ऑक्साइड से बनाता है, यानी कि H2O, जैसे कि वाटर बन गया, ऐसे ही N2O भी बनाता है, Na2O। सोडियम भी ऐसे ही बनाता है और हाइड्रोजन भी ऐसे बनाता है। तो इसमें कुछ गुण तो धातुओं के भी हैं, लेकिन इसमें कुछ गुण हेलोजन फैमिली के भी है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है। इस तरह से भी ये अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है, भौतिक और रासायनिक गुण रखता है। तो दोनों के गुण थे, इसलिए हाइड्रोजन की यहाँ पर साफ साफ जगह निश्चित नहीं हो पाई थी। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, उसकी एक कमी थी। तो ये आपने आवर्त सारणी ध्यान से देख ली। मैंने एक बात बताई आपको, पहली बात क्या बताई थी कि आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान सही तरह से अरेंज नहीं थे, कम ज़्यादा वाले आगे पीछे आ रहे थे। दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। और तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे तत्व ऐसी जगह पर रख दिए गए थे जो कि आपस में मेल ही नहीं खाते थे, एक साथ एक कॉलम में रख दिए गए थे जो आपस में मेल नहीं खाते थे। अब अगर हम उपलब्धियों की बात करें कि उनमें से कौन कौन सी उपलब्धियां हमें मिली थी, तो देखिए बच्चों, उपलब्धियां ये थी कि सबसे पहले इन्होंने एक ऐसी आवर्त सारणी बनाई जिसमें परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ में भौतिक और रासायनिक गुण भी आवर्ती होते थे, यानी कि उनके गुण आपस में मिलते थे एक कॉलम के बाद में। अगर हम बात करें लिथियम, तो जब घूम फिर के पूरे आवर्त सारणी में जब हम वापस आते हैं सोडियम के पास में, तो सोडियम और लिथियम के गुण आपस में मिलते हैं, जो आज भी मिल रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम के गुण आपस में मिलते हैं। ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके गुण आपस में मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक आवर्ती फलन दिया था, जो बहुत अच्छी बात है, इसलिए उनको आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। उन्होंने एक सूत्र पेश किया था, जैसे कि कोई भी जो ऑक्साइड होता है या हाइड्राइड होता है वो किसी भी तत्वों के साथ में किस तरह का फॉर्मूला बनाएगा, वो उन्होंने पहले ही दे दिया था। और तीसरी जो उनकी उपलब्धि थी वो ये थी कि उन्होंने कुछ स्थान यहाँ पर खाली छोड़ा था, जिससे ये पता चलता है कि जो आने वाले तत्व होंगे वो अपनी जगह पर, इस जगह पर आ सकते हैं। और चौथी बात जो है कि उन्होंने सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा पेश की कि कुछ तत्व और भी हैं इस दुनिया में जिनकी आप खोज कर सकते हैं और इस आवर्त सारणी में उनको रख सकते हैं, उनको इस जगह पर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। तो आइए आप चलते हैं उनकी उपलब्धियों पर और उनके जो सीमाएं हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं अपनी आवर्त सारणी में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अभी अभी हमने बात की है इसके बारे में कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ी है, कुछ खाली स्थान छोड़ा है। इससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में
कुछ नए तत्वों का इजाद हो सकता है, कुछ नए तत्वों का अस्तित्व हमारे सामने आ सकता है। तो जो अभी ज्ञात नहीं है, बाद में उनकी खोज हो सकती है। तो वो पूरा अनुमान लगा के उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नए तत्व जब ज्ञात होंगे तो उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है कि अनुमानित तत्व है, यानी कि आने वाले तत्व कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने नाम दिया था कि एक का बोरोन, जो आजकल बाद में जो तत्व वास्तविक जो उनकी खोज हुई उनका किस नाम से हुआ, स्कैंडियम के नाम से। एक का एल्यूमिनियम, वास्तविक तत्व कौन था, गैलियम। एक का सिलिकॉन, उन्होंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर कोई तत्व आएगा, और खोज किस नाम से हुई, जर्मेनियम के नाम से। दूसरी जो बात है उसमें ये लिखा हुआ है कि इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। अनुमानित जो तत्व थे उनके गुणधर्म भी समान पाए गए। एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक का एल्यूमिनियम दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि एक का एल्यूमिनियम बाद में किसके नाम पे खोज हुई, गैलियम के नाम पे खोज हुई। तो एक का एल्यूमिनियम और गैलियम की जो विशेषताएं हैं, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान उनके हिसाब से क्या था, 68 यानी कि 68, और गैलियम का कितना है, 69.7, तो लगभग बराबर ही है। तो इस तरह से उन्होंने द्रव्यमान की बात लगभग बराबर होगी, उनका पूरा अनुमान सही साबित हो गया। ऑक्साइड का जो सूत्र बनाता है, जो एक का एल्यूमिनियम का उन्होंने दिया था E2O3, वो ही गैलियम ने बनाया Ga2O3, तो ये भी बात उनकी सही हो गई। क्लोराइड का सूत्र जो बनता है एक का एल्यूमिनियम का ECl3, वो ही गैलियम भी बनाता है GaCl3। तो यहाँ पर उन्होंने जो अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान लगाया था वो बाद में सही पाया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी उनकी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की जिनकी बाद में खोज हुई, उत्कृष्ट गैस क्योंकि उनकी आवर्त सारणी में नहीं थे लेकिन बाद में खोज हुई थी, को भी पिछली अवस्था में को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। यानी कि जितनी आवर्त सारणी उन्होंने पहले बना चुके थे वो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, एक नया कॉलम बना दिया गया और उसमें उत्कृष्ट गैस सारी रख दी गई। कौन कौन सी उत्कृष्ट गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। ये कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि उन्होंने बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने एक कॉलम में रखवा देगा, जो बाद में खोजा गया था, तो उन्होंने पहले बता दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेंडलीफ ने जो अपना आधार रखा था कि मेंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ऑक्साइड है और जो हाइड्राइड, यहाँ पे क्लोराइड दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से वर्गीकरण जब किया था तो बड़ा अच्छा वर्गीकरण हुआ कि बाद में जो तत्व खोजे गए वो उसी के अनुरूप पाए गए, उसके अकॉर्डिंग पाए गए। तो मेंडलीफ की काफ़ी उपलब्धियां इसलिए गिनी जाती हैं और इसीलिए उनको आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। तो बच्चों, बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन वही बात है कि जब कोई नया अपनी कोई डिस्कवरी पेश कर देता है, पुराने वाले में कुछ कमियां महसूस हो जाती हैं, तब ये माना जाता है कि हाँ वहाँ पर कुछ लिमिटेशन थी, वहाँ पर कुछ कमियाँ थी, कुछ खामियाँ थी। तो आइए बात करते हैं उन खामियों की कि कौन सी खामियाँ थे उसमें अंदर। देखिए, सीमा में सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने अभी उसके आवर्त सारणी में भी पढ़ा था। पहली जो सीमा थी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। हाइड्रोजन के पास दोनों तरह के गुण थे। कौन कौन से, क्षारीय धातु की भांति भी वो काम करता था और हैलोजन की भांति भी वो काम करता था। तो दो प्रकार के गुण जब एक ही तत्व रखता है तो उसकी जगह निश्चित नहीं हो पाई। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन किस प्रकार क्षार धातुओं और किस प्रकार हैलोजन दोनों के गुण रखता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो हेडिंग है वो है क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन कैसे काम करता है। हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र यौगिक बनाता है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में जो एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम को लेकर दिया गया है। सोडियम एक क्या है, क्षार धातु है, और हाइड्रोजन भी उसी तरह से काम करता है। जैसे कि हाइड्रोजन ने यहाँ पर HCl बनाया है, वैसे भी सोडियम क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और सोडियम के गुण सेम ही हैं। तो गुणधर्म अगर सेम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में क्षारीय धातु वाले गुण हैं। H2O बनाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो Na2 सोडियम भी बनाता है, वैसे ही गुण है। H2S बनाता है हाइड्रोजन, तो सोडियम भी Na2S बनाता है। तो यहाँ जो बात क्लियर हुई वो क्या है कि हाइड्रोजन के पास क्षारीय धातु की भांति वो गुण हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्राइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। अब बात आती है कि हैलोजन की भांति हाइड्रोजन किस तरह काम करता है। देखिए,
हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि हाइड्रोजन के पास भी वो अपना कितने अणु पूरा करना चाहता है, 2 करना चाहता है, क्योंकि इसके पास एक होता है और ये चाहता है कि उत्कृष्ट विन्यास जो प्राप्त होता है उसको 2 अणु वाला, दो तत्व, 2 इलेक्ट्रॉन वाला प्राप्त हो जाए, इसलिए ये एक द्विपरमाणिक अणु है। वह धातु अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन भी हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। आपने कार्बन के साथ में पढ़ा होगा कि कार्बन जब 4 होते हैं, इसके पास में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन अपने साथ में द्विपरमाणिक बनाता है। ये आपने पहले पढ़ा है कार्बन और उसके यौगिक के अंदर। दूसरी बात क्या थी, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, परमाणु संख्या, बच्चों यहाँ पर ना थोड़ी गड़बड़ हुई है, परमाणु संख्या की जगह यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए। हम खामियों की बात कर रहे हैं। देखिए, परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे तो समस्थानिक सारे एक जगह पर आते हैं जो आजकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम मेंडलीफ की बात कर रहे हैं तो मेंडलीफ ने किस पर ध्यान दिया था, परमाणु द्रव्यमान पर। तो अगर परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ के अकॉर्डिंग अगर परमाणु द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग स्थान पर रखा जाएगा। आपने कार्बन के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 तरह के कार्बन हमें मिलते हैं, एक तो 12 वाला कार्बन और एक C6, यानी कि 6 परमाणु संख्या है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 14 है। तो परमाणु द्रव्यमान को लेकर अगर हम बात करें, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, संख्या लिखा हुआ है। देखो, अगर परमाणु द्रव्यमान को मेंडलीफ के अकॉर्डिंग हम रखा जाए तो कार्बन, एक ही प्रकार के जो कार्बन के समस्थानिक हैं, 2 समस्थानिक हैं यहाँ पर, वो अलग अलग स्थान पर रखे जाएंगे, है ना। एक ही तत्वों के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। यानी कि कार्बन 12 कहीं पर आएगा, कार्बन 14 कहीं और आएगा, दूसरी जगह पर आएगा। तो हम परमाणु द्रव्यमान का जो इसका एक लॉजिक था, जो इसका एक आधारभूत मूलभूत एक सिचुएशन थी जिसकी मेंडलीफ की, कि हम तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखेंगे। अगर परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखेंगे तो भाई काफ़ी अव्यवस्थित हो जाएगी आवर्त सारणी, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर काम नहीं करता। ये भी एक बड़ी खामी थी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। तो अभी ये हमने जो आवर्त सारणी में पढ़ा था, जिन्होंने, आप अगर भूल गए हैं तो इस वीडियो के शुरुआत में फिर से आप आवर्त सारणी की तरफ जाइए। मैंने वहाँ पर बताया था साफ साफ कि एक तत्व से जब दूसरे तत्व तक जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। कहीं पर ज़्यादा वाला जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो तत्व पहले आ जाता है, जिसमें कम परमाणु द्रव्यमान होता है वो बाद में आ रहे हैं। जबकि मेंडलीफ ने क्या बोला था कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में आएंगे, आरोही क्रम में आएंगे। तो ये भी उसकी एक खामी थी कि अपने ही नियम को उसने तोड़ दिया। इस प्रकार का यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि 2 तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। एक बड़ी बात है कि जब उन्होंने, मान लीजिए कि कोई 50 परमाणु द्रव्यमान वाला कोई तत्व रखा है, उसके बाद में अगर 52 यानी कि 52 वाला रख दिया, तो बीच में 51 वाला भी आ सकता है, 51 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। कितने तत्व आएंगे ये नहीं पता। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि नए तत्वों की खोज हो सकती है और वो इस आवर्त सारणी में सूटेबल है, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन कितने तत्व आएंगे ये तो नहीं पता था। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन हमारे सामने क्रिएट होती है। तो आइए आज बात कर लेते हैं कि आज अभ्यास में हमारे पास क्या है। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, उसमें हमसे पूछा गया है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाना जाता है, मेंडलीफ। पता ही है आपको, पिछली वर्कशीट में भी मैंने बताया था कि आवर्त सारणी के जनक, और इस वर्कशीट में भी कई बार मैं बोल चुका हूँ कि आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसको माना जाता है, मेंडलीफ को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह ये भी बताइए कि इन तत्वों का क्या नाम दिया गया था। देखिए, इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अनुमानित तत्व क्या थे, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, और बाद में उनका नाम क्या रखा गया था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो आप ये आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखिए। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ यहाँ पर दी गई हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा।
इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि आप तत्वों की खोज करो क्योंकि नए तत्व आएंगे और आप इस आवर्त सारणी में रख सकते हैं, ऐसा किसी ने पहले नहीं बोला था। दूसरा क्या है, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और तीसरा इसमें क्या है, आपके पास में दिया गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था में छेड़े बिना समूह में रखा जा सका। तो जो चीज़ें बाद में ईजाद हुई हैं, बाद में खोजी गई हैं, उनके लिए भी उन्होंने पहले से ही जगह बना रखी थी, बिना किसी आवर्त सारणी में छेड़छाड़ किए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हम उनको उस स्थान पर रख सकते थे। ये उनकी उपलब्धियाँ थी। तो लास्ट क्वेश्चन उनकी सीमाओं को लेकर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या सीमाएँ थी। तो सीमाएँ मैंने यहाँ पर बहुत सारी बताई हैं, फिर भी आप यहाँ पर 3-4 लिख सकते हैं। कि एक तो जो सबसे पहले है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता वो नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन में दोनों तरह के गुण थे, क्षारीय धातुओं की भांति भी वो काम करता था और हैलोजन की भांति भी वो काम करता था। दूसरा जो पॉइंट है हमारे सामने वो ये है कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर द्रव्यमान बोला था, तो बच्चों आप यहाँ पर द्रव्यमान लिखना कि कई बार यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है। देखिए, अगर परमाणु द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे कि आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो उन्होंने जो एक अपना नियम दिया था कि जो इतने भी तत्व हैं वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उनका आवर्ती फलन होता है, वो नियम यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया है। काफ़ी मेहनत की लेकिन फिर भी खामियां मिली हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये मैंने उनकी आवर्त सारणी में आपको समझाया था, और ये पॉइंट जरूर लिखना बच्चों, आप समझना भी इसको। आवर्त सारणी को 2 बार जरूर देखना आप, अलग से वर्कशीट आपके पास में है तो उसमें से इनकी आवर्त सारणी को अच्छी तरह से अध्ययन करना कि कहाँ कहाँ पर आपको ये पता चला कि नियमित रूप से परमाणु द्रव्यमान नहीं बढ़ रहा है। तो आपका भी थोड़ा सा उसमें नॉलेज बढ़ेगी और आप इनकी खामियों को पहचान पाएंगे। तो बच्चों ये जो आज की वर्कशीट है इसमें आपने मेंडलीफ के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में जो इनकी खामियां थी इसका मतलब कोई नई आवर्त सारणी हमारे पास में आएगी तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें, मास्क लगाएं, हाथ साबुन से पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ये भी आप ध्यान रखें। धन्यवाद।